हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत। तो यहाँ पर हमने देखा था तात्कालिक कारण बुटवल प्रांत पे किस प्रकार से अंग्रेज़ लोग आक्रमण करते हैं, गोरखे भी काउंटर अटैक करते हैं। तो बुटवल प्रांत को लेकर इनके बीच में लड़ाई होती रहती है। अंग्रेज़ों की तिब्बत के साथ व्यापार की जो महत्वाकांक्षा थी वो देखा था हमने कल। तो किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग मिशन भेजे जाते हैं तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए। किनलॉक के नेतृत्व में भेजा गया था। इसके बाद जॉर्ज बोगले को भेजा गया था व्यापारिक जानकारी हेतु। इसके बाद कैप्टन नॉक्स को भेजा गया था और मूरक्राफ्ट हेरेसी भी गए थे जहाँ पर इनको बंदी बना लिया था। तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था। फिर हमने बुटवल और शिवराजपुर प्रांत की स्थिति जानी थी कल, ठीक है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? भीमसेन थापा। और राजा थे गीवाणयुद्ध विक्रम शाह। और गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड मोइरा। ये कल हमने देख लिया था। 4 डिवीज़न बनाए यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। मेरठ डिवीज़न जिसका नेतृत्व किसने किया था? रोलो गिलेस्पी या जिलेस्पी ने। और ये प्रश्न एक बार पहले भी पूछा जा चुका है कि देहरादून पर जब आक्रमण किया गया था तो खलंगा युद्ध जब हुआ था तो वहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो रोलो गिलेस्पी द्वारा। 4 डिवीज़न, चारों डिवीज़नों के सेना नायक के नाम या नेतृत्व जो कर रहा है उसका ध्यान रखेंगे आप। फिर हमने देखा था नाला पानी का ऐतिहासिक युद्ध जहाँ पर रोलो गिलेस्पी की मौत होती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाला पानी युद्ध में किस अंग्रेजी सेना नायक की मौत होती है? तो रोलो गिलेस्पी की। तो 25 से 30 अक्टूबर तक रोलो गिलेस्पी नाला पानी किले में अटैक करवाता है गोरखों पर, लेकिन 31 अक्टूबर को मारा जाता है गोरखों के साथ युद्ध में रोलो गिलेस्पी। तो इसी प्रकार से गोरखों और अंग्रेज़ों के बीच में कई युद्ध लड़े जाएंगे अभी। तो आज हम उन्हीं युद्धों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से युद्ध पढ़ने हमने। तो अल्मोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अल्मोड़ा का जो लाल मंडी किला है ये गोरखों का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, एक किस्म से मुख्यालय कह सकते हैं आप। तो अल्मोड़ा का जो लाल मंडी किला है यहाँ पर गोरखों का मुख्यालय है और वो यहाँ पर अभी भी क्या है? कब्जा जमाए हुए हैं। काशीपुर में देखें तो गार्डनर बैठे हुए हैं अभी, और काशीपुर जो है मुख्यालय है गार्डनर का। वहीं दूसरी तरफ कप्तान जो हेरेसी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कैप्टन हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है? पीलीभीत और बरेली में। अब अंग्रेज़ों ने यहाँ से एक फैसला लिया, एक निर्णय लिया, एक प्लान बनाया कि अब हम क्या करेंगे, 2 तरफ से अल्मोड़ा पर अटैक करेंगे। एक तो चंपावत के रास्ते यहाँ से अटैक करेंगे और एक काशीपुर से यहाँ से अटैक करेंगे। और जब हम दोनों मिल जाएंगे फिर हम अल्मोड़ा के लाल मंडी किले पर एक साथ आक्रमण करेंगे और गोरखों को हराएंगे। तो इस प्रकार की प्लानिंग बनाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इस प्रकार की प्लानिंग बन रही थी। गार्डनर चाह रहे थे कि हम 2 दिशाओं से इसलिए अटैक करें ताकि गोरखों की सेना क्या हो जाए? तितर बितर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा गार्डनर के बारे में जान लेते हैं। नवंबर 1814 में दिल्ली से गार्डनर को क्या भेजा गया था? पहले मुरादाबाद भेजा गया था। और इसलिए भेजा गया था गार्डनर को मुरादाबाद कि वो पता लगाए सुब्बा बमशाह के विषय में, क्योंकि सुब्बा बमशाह के विषय में किसी ने ये सूचना दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो नेपाल सरकार से नाराज़ है और हो सकता है वो ऐसे में क्या कर ले, अंग्रेज़ों से समझौता कर ले और कुमाऊं सीधे सीधे अंग्रेज़ों को सौंप दे। तो इस प्रकार की कुछ जानकारी अंग्रेज़ों तक पहुंचाई गई। तो गार्डनर ने इस मामले में काफ़ी छानबीन करी कि आखिर मामला क्या है और क्यों बमशाह नेपाल सरकार से नाराज़ है, क्या वो हमसे मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। तो कुछ समय बाद गार्डनर ने क्या किया, अपना मुख्यालय काशीपुर ला दिया, ठीक है। तो इससे पहले मुख्यालय जो गार्डनर का था वो मुरादाबाद में हुआ करता था। तो मुरादाबाद में रह के उसने काफ़ी छानबीन करी, उससे कुछ मिला नहीं तो वो काशीपुर आ गया। काशीपुर से उसने क्या किया, बमशाह को काफ़ी लेटर लिखे, ठीक है। बमशाह को लेटर लिखे कि तुम हमसे मिलना चाहते हो या हमारे साथ तुम शामिल होना चाहते हो, तुम नेपाल सरकार से नाराज़ हो, हम तुम्हें बहुत प्रकार के प्रलोभन दिए गए, किसको? बमशाह को। लेकिन बमशाह ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पे अंग्रेज़ों का साथ नहीं दूंगा, ठीक है। अंग्रेज़ों को हमारी दगाबाजी पर नहीं बल्कि अपनी जो सेना है, अपनी शक्ति है, उस पर ही डिपेंड रहना होगा। हमारी दगाबाजी से आप युद्ध जीत सकते हैं तो ऐसा आप कभी भी मत सोचिएगा, क्योंकि हम अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। तो अब गार्डनर को यकीन हो चुका था कि बमशाह तो क्या करेगा, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, अपने देश मतलब नेपाल के साथ। तो अब हमें युद्ध ही करना पड़ेगा गोरखों के साथ। तो इसलिए 2 सेनाएं भेजी जाती है, एक काशीपुर से और एक पीलीभीत और बरेली से। तो अब देखते हैं किस प्रकार से सेनाएं भेजी जाती है। अब देखो अंग्रेज़ों के साथ कौन कौन है इस समय। हर्षदेव जोशी शुरू से ही अंग्रेज़ों के साथ हैं। अंग्रेज़ों का पलड़ा इन युद्ध में काफ़ी भारी था, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने गोरखों के विषय में पूरी खुफिया जानकारी गार्डनर और कप्तान हेरेसी को बता दी थी।
हर्षदेव जोशी की उम्र इस समय लगभग 70 वर्ष के आसपास थी, लेकिन फिर भी वो कुमाऊं की सत्ता संभालने के लिए सपने को देख रहा है अभी भी। ठीक है, खैर छोड़िए हर्षदेव जोशी के सपनों को, हम बात करते हैं यहाँ पर गार्डनर की और कप्तान हीरे सिंह के आक्रमणों के बारे में। अब देखिए गार्डनर यहाँ से चल दिए हैं काशीपुर से, लगभग 3000 सैनिकों के साथ गार्डनर यहाँ से अटैक करने के लिए जाता है अल्मोड़ा पर। वहीं कप्तान हीरे सिंह भी यहाँ से लगभग 1500 की सेना के साथ अटैक करने के लिए जाएगा, कहाँ, अल्मोड़ा पर। इसका रास्ता कुछ दूसरा है चंपावत होते हुए। ठीक है, इसका रास्ता दूसरा है और इन्होंने डिसाइड किया था कि हम दोनों क्या करेंगे, अलग अलग रास्तों से जाएंगे और एक जगह पर मिलेंगे और अल्मोड़ा के जब लाल मंडी किले के बाहर हम मिलेंगे, हम एक साथ अटैक करेंगे, कहाँ, लाल मंडी किला पर। उससे पहले हम जो युद्ध होंगे वो तो अलग अलग लड़े जाएंगे, लेकिन लाल मंडी किले पर हम मिलकर आक्रमण करेंगे, ऐसा यहाँ पर डिसाइड किया गया। तो 11 फरवरी 1815 को, ठीक है, 11 फरवरी 1815 को कर्नल गार्डनर सारी फौज लेकर काशीपुर से चल पड़ा। तो कब चला ये, 11 फरवरी को, इतना देर तो आने वाला नहीं है। साथ ही साथ कप्तान हीरे सिंह भी यहाँ से 13 फरवरी को चल दिया था। तो 11 फरवरी को कौन चला, गार्डनर चला, और 13 फरवरी को यहाँ से कप्तान हीरे सिंह भी चल दिया। गार्डनर को कोई दिक्कत नहीं होती अल्मोड़ा तक पहुँचने में। ठीक है, गार्डनर को कोई दिक्कत नहीं होती है। एक तो उसके पास सैनिक भी काफ़ी थे, 3000 सैनिक थे। ठीक है, तो कुशल सेनापति था। वैसे तो हीरे सिंह भी कुशल सेनापति था, लेकिन काशीपुर से अल्मोड़ा जाते हुए गार्डनर को कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती है और आसानी से ये कहाँ पहुँच जाते हैं, अल्मोड़ा के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। लेकिन कप्तान हीरे सिंह को युद्धों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी युद्धों का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध, ठीक है, दिगाली चौड़ का युद्ध। तो यहाँ पर कई युद्ध लड़ता है कप्तान हीरे सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ से हीरे सिंह बढ़ेगा आगे, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो चंपावत के आसपास एक युद्ध लड़ा जाएगा, ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध। तो इस ब्रह्मदेव मंडी के युद्ध में क्या होता है, हस्तिदल चौतुरिया काफ़ी बहादुरी से लड़ता है कप्तान हीरे सिंह के साथ, लेकिन कप्तान हीरे सिंह इसको हरा देते हैं, किसको, हस्तिदल चौतुरिया को। और हस्तिदल चौतुरिया को मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इस युद्ध में कप्तान हीरे सिंह की जो टीम थी, सेना थी, उसको भी काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी सैनिक घायल हो जाते हैं कप्तान हीरे सिंह के। इसके बाद हीरे सिंह और आगे बढ़ता है, यहाँ से आगे बढ़ता जाता है, तो लोहा घाट के समीप दिगाली चौड़ नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा जाता है फिर से। और इस युद्ध में हस्तिदल चौतुरिया क्या करता है, कप्तान हीरे सिंह को बंदी बना लेता है। अब जब बंदी बना लिया तो इसके बाद किसको भेजते हैं, कर्नल निकोलसन को सेनापति बनाकर भेजा जाता है और साथ ही साथ उसके लिए 2000 सैनिक और भेजे जाते हैं ताकि वो मजबूती से युद्ध लड़ सके, सामना कर सके। तो चलिए देख लेते हैं इन युद्धों के बारे में। ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध कब हुआ है, 14 मार्च 1815 को कप्तान हीरे सिंह या हीरे से और हस्तिदल चौतुरिया के बीच युद्ध लड़ा गया और हस्तिदल चौतुरिया को यहाँ से पीछे हटना पड़ा था। तो ठीक है, ये आप फिगर आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे, यहाँ पे पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है जब फिगर ऐसे हो स्क्रीन पर, तो आप ध्यान रखेंगे ये फिगर अपने दिमाग में, किस प्रकार से कप्तान हीरे सिंह चंपावत वाले रास्ते से अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहा है। वहीं गार्डनर क्या है, पहुंच चुका है अल्मोड़ा से लगभग काफ़ी थोड़ा पीछे है, लेकिन पहुंच चुका है। बस वो इंतजार कर रहा है कप्तान हीरे सिंह का कि कब हीरे सिंह पहुंचेगा। तो ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है दिगाली चौड़ का युद्ध या खिलपति का युद्ध। ठीक है, एक ही जगह है, मतलब अलग अलग जगह है वैसे तो ये, लेकिन नज़दीक है। तो खिलपति के पास दिगाली चौड़ नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया हीरे से और हस्तिदल चौतुरिया के बीच में। कब लड़ा गया, 31 मार्च 1815। और ये दिगाली चौड़ जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है, लोहाघाट में पड़ता है। खिलपति स्थान कहाँ है, लोहाघाट में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे इस युद्ध में हस्तिदल चौतुरिया द्वारा कैप्टन हीरे सिंह को हरा दिया जाता है और बंदी भी बना लिया जाता है। तो कप्तान हीरे सिंह को बंदी बना लिया किसने, हस्तिदल चौतुरिया ने। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि किस युद्ध में हस्तिदल चौतुरिया द्वारा हीरे सिंह को बंदी बना लिया गया, तो दिगाली चौड़ के युद्ध में या खिलपति के युद्ध में। ठीक है, इसके बाद जब इसको बंदी बना लिया, किसको, कप्तान हीरे सिंह को, तो कोई ना कोई सेना नायक तो चाहिए होगा अंग्रेजी सेना को कि जो युद्धों का क्या करे, संचालन कर सके। तो कर्नल निकोलसन, ठीक है, कर्नल निकोलसन को सेना नायक बनाकर भेजा जाता है। तो अब सेना नायक कौन बनेंगे, कर्नल निकोलसन। और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग को लगभग 2000 सैनिक और भेजते हैं इन दोनों की सहायता के लिए, गार्डनर और कर्नल निकोलसन की सहायता के लिए। तो अब जो अंग्रेजी सेना है काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और यहाँ पर अब उनको हराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अल्मोड़ा के गढ़नाथ में एक युद्ध लड़ा जाता है, गढ़नाथ डांडा का युद्ध।
23 अप्रैल 1815 को। तो कौन कौन है इस युद्ध में? हस्तिदल चौतुरिया और निकोलसन। मैंने आपको बताया था कि हियरेसे को बंदी बना लिया गया है और अब यहाँ पर निकोलसन सेना का क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। तो हस्तिदल चौतुरिया और निकोलसन के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में विनायक थल के मैदान में हस्तिदल चौतुरिया तथा सरदार जयरखा दोनों मारे गए। तो हस्तिदल चौतुरिया मारा जाता है इस युद्ध में। कौन सा युद्ध? गणनाथ डांडा का युद्ध। और साथ ही साथ उसका एक सरदार होता है जयरखा, वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। इस युद्ध की डेट याद रखेंगे, 23 अप्रैल 1815। ठीक है, तो हस्तिदल चौतुरिया और निकोलसन के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे गणनाथ मंदिर कहाँ है? ताकुला में, अल्मोड़ा में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे गणनाथ मंदिर, आप ध्यान रखेंगे अल्मोड़ा में पड़ता है। गणनाथ का युद्ध आया तो मैंने गणनाथ मंदिर भी यहाँ पर बता दिया आपको, तो ध्यान रखेंगे ये भी। अब देखते हैं यहाँ पर अल्मोड़ा या लाल मंडी किला का युद्ध। तो यहाँ पर अब क्या हो चुका है? अंग्रेजों का उत्साह काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि जो गोरखों का मुख्य सेनानायक था हस्तिदल चौतुरिया, जिसने हियरसे तक को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। तो इसके बाद अब अंग्रेजी सेना और ज़्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ती है और डायरेक्ट अल्मोड़ा के जो लाल मंडी किला है वहाँ पर अटैक कर देती है। और सबसे निर्णायक युद्ध, ठीक है, गोरखों अंग्रेजों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो यही है, अल्मोड़ा या लाल मंडी किला का युद्ध। क्योंकि इसके बाद अल्मोड़ा या लाल मंडी की संधि होगी और इस संधि में ये फैसला होगा कि गोरखे अब कहाँ नहीं रहेंगे? कुमाऊं में नहीं रहेंगे, गोरखे अब उत्तराखंड में नहीं रहेंगे और अपने देश नेपाल चले जाएंगे। तो यही वो संधि है, यही वो युद्ध है जिससे ये फैसला हो गया था कि गोरखे अब उत्तराखंड में नहीं रहेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे कर्नल निकोलसन और गार्डनर दोनों की सेना मिल जाती है। मैंने आपको बताया था, इन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी कि जब हम लाल मंडी किले के पास पहुंचेंगे तो हम दोनों सेनाओं को एकत्रित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और एक साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे गोरखों के खिलाफ। तो कर्नल निकोलसन और गार्डनर ने 25 अप्रैल 1815 को किस पे आक्रमण कर दिया? अल्मोड़ा के लाल मंडी किला पर आक्रमण कर दिया, जहां पर गोरखों का जो मुख्य सेनानायक थे वो थे बमशाह और चामू भंडारी। तो बमशाह और चामू भंडारी यहाँ पर गोरखों के मुख्य सेनापति थे। तो 25 अप्रैल के दिन और रात पूरी लड़ाई होती रही, नॉन स्टॉप युद्ध चलता रहा, दिन में रात में। ठीक है, 26 अप्रैल की सुबह भी काफ़ी गोलाबारी करी गई अंग्रेज़ों द्वारा गोरखों पर। लास्ट में 26 अप्रैल के दिन ही बमशाह ने क्या किया? अंग्रेज़ों को एक पत्र लिखा और कहा कि भैया अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, हम नेपाल जाने को तैयार हैं, बस इस युद्ध को रोक दीजिए। तो 26 अप्रैल को बमशाह ने क्या किया? लेटर भेज दिया अंग्रेज़ों को और युद्ध रोकने को कहा और बताया कि हम नेपाल जाने को तैयार है, हमें नेपाल जाने दीजिए, हम नेपाल जाने को तैयार है। इसके बाद 27 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा या लाल मंडी किले की संधि होती है और ये संधि किस किस के बीच होती है? बमशाह व एडवर्ड गार्डनर के बीच ये संधि होती है। तो ध्यान रखेंगे 27 अप्रैल 1815 की संधि से ये डिसाइड हो गया था कि गोरखे अब उत्तराखंड में नहीं रहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस संधि से ये फैसला हुआ कि गोरखे अब उत्तराखंड में नहीं रहेंगे? तो अल्मोड़ा या लाल मंडी की संधि। और कब हो रही है? 27 अप्रैल 1815 को बमशाह व एडवर्ड गार्डनर के बीच में। गोरखों की ओर से इस संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए? बमशाह ने किए, चामू भंडारी ने किए और जसमदन थापा ने किए। जबकि अंग्रेजों की तरफ से किसने किए? एडवर्ड गार्डनर ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद गोरखों द्वारा लाल मंडी किला खाली करवाया गया और अंग्रेज़ों ने इसे फोर्ट मायरा नाम दिया। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग को मायरा नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो उन्हीं के नाम पर इस किले का नामकरण हुआ है, तो फोर्ट मायरा। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद गोरखों द्वारा लाल मंडी किला खाली करवा दिया गया। लाल मंडी संधि के बाद बमशाह ने क्या किया? अमर सिंह थापा को भी संधि करके नेपाल वापस चलने को कहा। अमर सिंह थापा इस समय ऑक्टरलोनी के साथ युद्ध लड़ रहा था। तो लाल मंडी जब संधि हो गई थी तो बमशाह ने कहा कि भैया हमने तो संधि कर ली है, अब तू भी संधि कर ले और नेपाल चल ले। तो यहाँ पर इस प्रकार का पत्र भेजा जाता है बमशाह द्वारा, किसको? अमर सिंह थापा को। इसलिए मलाऊगढ़ की संधि, मलाऊगढ़ नामक स्थान पर युद्ध लड़ा जा रहा था अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच। और 15 मई 1815 को यहाँ पर अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच में भी संधि हो जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में संधि हो गई है। अब यहाँ से सभी जो नेपाली थे वो नेपाल वापस जाना शुरू कर देंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ से आएगी? जब बमशाह ने संधि करी थी 27 अप्रैल को, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, लाल मंडी किले की संधि या अल्मोड़ा की संधि, ये
ठीक है। लाल मंडी किले की संधि और अल्मोड़ा संधि ये किसने करी है? बमशाह व एडवर्ड गार्डनर के बीच में। तो बमशाह राजा तो नहीं था, बमशाह तो किसके लिए काम कर रहा है? गोरखों के लिए काम कर रहा है। किसने नियुक्त किया होगा इसको? नेपाल सरकार ने नियुक्त किया गया होगा उत्तराखंड में। तो नेपाल सरकार के लिए काम करने वाला एक किस्म से सूबा कह सकते हैं आप इसे। तो इसने संधि कैसे कर ली? नेपाल सरकार क्या करती है, जब ये बमसा संधि करके नेपाल जाता है तो नेपाल सरकार इस संधि को मानने से साफ मना कर देती है और कहती है भैया हम इस संधि मानते ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो हम चला रहे हैं, बमसा संधि करने वाला होता कौन है? इस समय नेपाल में थापा दल का वर्चस्व था, थापा दल की चलती थी, थापा दल की पूरी पावर थी और भीमसेन थापा इस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोला कि जब हम यहाँ पर, मैं प्रधानमंत्री हूँ, राजा कौन है? गीवाण युद्ध विक्रम शाह। तो बमशाह ने संधि कैसे कर ली और अंग्रेजों ने इनके साथ संधि भी कैसे कर ली? सरकार तो नेपाल चला रही है, उत्तराखंड में किसका शासन है? बमशाह का थोड़ी है, शासन तो नेपाल का है। तो नेपाल सरकार से संधि करनी थी अंग्रेजों को, इसलिए हम इस संधि को नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर नेपाल सरकार साफ मना कर देती है इस संधि को मानने से। थोड़ा देखते हैं अब। हाँ, तो नेपाल सरकार संधि को क्या करती है? अवैध घोषित करती है। और इस समय नेपाल के राजा कौन है? विक्रम शाह, बता दिया आपको। भीमसेन थापा इस समय प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बमशाह, जो बमशाह जिसने संधि करी थी, वो चाहता था कि ये संधि को नेपाल सरकार मान ले, क्योंकि उसे पता था कि अगर संधि को नहीं मानेंगे तो अंग्रेज़ लोग नेपाल पर भी अटैक कर सकते हैं और नेपाल भी हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों की पावर को पहचान गया था बमशाह। तो बमशाह शांति व्यवस्था चाह रहा था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की शक्ति को पहचान गया था। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए बनारस से स्वर्गीय राजा रण बहादुर शाह के राजगुरु थे गजराज मिश्र, ठीक है, गजराज मिश्र होना था इसमें, ठीक है। किसको? गजराज मिश्र को बुलाया गया। तो किसको बुलाया गया? गजराज मिश्र को बुलाया गया। कहाँ से? बनारस से। अब गजराज मिश्र को बुलाया गया तो गजराज मिश्र ने कहा कि मैं जाऊंगा, अंग्रेज़ों से बात करूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। गीवाण युद्ध विक्रम शाह को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अंग्रेज़ों से बात करूंगा। और 2 दिसंबर को हम बात करने वाले हैं कहाँ? चंपारण बिहार के संगोली नामक स्थान पर। तो 2 दिसंबर 1815 को बातचीत के लिए जाते हैं कौन? गजराज मिश्र, और इनके साथ एक व्यक्ति और रहते हैं, चंद्रशेखर उपाध्याय। तो ये जाते हैं 2 दिसंबर 1815 को। अंग्रेजों की तरफ से कौन आते हैं? ब्रेडसो, जिन्हें बुटवल प्रांत के समय मैंने आपको बताया भी था कि समझौता करने के लिए भेजा गया था। ब्रेडसो एक नाम आया था वहाँ पे। तो 2 दिसंबर 1815 को कहाँ जाते हैं गजराज मिश्र? संगोली जाते हैं और यहाँ पर अंग्रेजों से बातचीत होती है और ये साइन करके आ जाते हैं और उस संधि को ये मान लेते हैं और संगोली की संधि पर ये साइन कर लेते हैं। अब संगोली की संधि पर इन्होंने साइन कर लिए। अब ये जब वापस जाएंगे नेपाल, तो नेपाल के राजा बोलेंगे इसको कि भैया हमने तुम्हें क्यों बुलाया था? साइन करने के लिए बुलाया था क्या? कुछ समझौता करने के लिए बुलाया था कि कुछ डिसीजन निकले, कुछ फैसला हो हमारे पक्ष में भी। लेकिन ये क्या करते हैं? साइन करके वापस आ जाते हैं। तो इसके बाद गोरखे फिर थापा दल बोलता है कि भैया हम इस संधि को नहीं मानते। थापा दल बोलता है कि हम इस संधि को नहीं मानते हैं और ये संधि किसके द्वारा होगी? नेपाल सरकार के द्वारा ही होगी। तो अंग्रेज़ों को गुस्सा आ जाता है कि चल क्या रहा है यार, कभी तुम साइन करते हो, कभी नहीं करते हो, साइन कर लेते हो तभी भी तुम मानते नहीं हो। तो इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा यार डायरेक्ट अब क्या करते हैं? नेपाल पर ही आक्रमण करते हैं, तब जाके इनको अकल आने वाली है। तो डायरेक्ट अब क्या करेंगे? नेपाल पर आक्रमण। तो 28 फरवरी 1816 को ऑक्टरलोनी ने काठमांडू से कुछ दूर मकवानपुर के पास गोरखों पर आक्रमण कर दिया और पराजित कर दिया और लगभग इसमें 800 गोरखे मारे गए। जैसे ही 800 गोरखे मारे गए, नेपाल सरकार को यह एहसास हो गया कि अंग्रेजी सेना काफ़ी पावरफुल है और वो नेपाल पर भी कभी भी विजय प्राप्त कर सकती है। तो इसलिए इससे बेहतर ये होगा कि हम इस संधि को मान्यता दे दें। और देखो 28 फरवरी 1816 को आक्रमण हुआ और उसके ठीक 4 दिन बाद संधि को मान्यता भी दे दी गई। तो देखो यहाँ पे नेपाल सरकार द्वारा इस संधि को मान्यता दे दी गई 4 मार्च 1816 को। तो संगोली की संधि मान ली गई नेपाल सरकार द्वारा, देखो ठीक 4 दिन बाद। तो इतना फर्क पड़ता है अटैक करने का, देख लो। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, क्या कन्फ्यूजन है। संगोली की संधि परीक्षावाणी में दी गई है 28 नवंबर 1815 और ये लिखा गया है परीक्षावाणी में कि अमर सिंह थापा व अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। तो देखेंगे आप, मैंने आपको क्या बताया, संधि की डेट बताई है कितनी? 2 दिसंबर 1815। तो ठीक है, दोनों डेट आप याद रखेंगे, 2 दिसंबर 1815 और परीक्षावाणी में दी गई है 28 नवंबर 1815। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये सही डेट है। मैक्सिमम बुक में आपको यही दिख जाएगा 2 दिसंबर 1815। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना आए और ये इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, तो आप इस पर
टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संगोली की संधि को कब मान्यता दे दी गई है? 4 मार्च 1816 को। तो इस संधि के अनुसार होता क्या है, नेपाल सरकार ने एक ब्रिटिश रेजिमेंट कुमाऊं में, वहाँ काठमांडू में रखना स्वीकार किया। उन्होंने पहले नहीं मान रहे थे नेपाल सरकार वाले कि हम ब्रिटिश रेजिमेंट काठमांडू में नहीं रखेंगे, लेकिन इस संधि के बाद उन्होंने मान लिया कि हम काठमांडू में क्या रखेंगे, एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेंगे। और अंग्रेजों ने भी ये माना कि हम गोरखों को क्या करेंगे, ब्रिटिश आर्मी में शामिल करेंगे, और ब्रिटिश आर्मी में इनको हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर गोरखा जो शासन था आपका लगभग पूरा हो चुका है। अब गोरखों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, कुछ 30-35 प्रश्नों के क्विज हैं, वो मैं आपको अगले दिन कराऊंगा, कल करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।